नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे अंकिता और आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो सावन बलरामपुर। दोस्तों, जीत आपकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आस्था महंत, जो विभिन्न विषयों पर रिसर्च की हैं। अनुसूचित जनजाति, इनका पारंपरिक खान पान, इनका रहन सहन, इनकी समस्याओं इत्यादि विषय पर इन्होंने रिसर्च किया है और साथ ही पारंपरिक औषधि इस विषय पर भी इन्होंने रिसर्च किया है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू अंकिता। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे अपना परिचय जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर आस्था महंत हूँ। मेरा रिसर्च अनुसूचित जनजाति पे रहा है और मेरा फील्ड रहा है बस्तर जी, जो पूरे विश्व का रिसर्च का केंद्र है। अनुसूचित जनजाति पर आपने रिसर्च कंप्लीट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति जो ट्राइब्स हैं उनके रहन सहन पर। मैं पूरा छत्तीसगढ़ घूमी हूँ। इवन मैंने इंडिया के बाकी पार्ट को भी देखा है। उसमें अगर रहन सहन की बात करें तो एक ट्राइब कभी भी दूसरे ट्राइब से मैच नहीं करता है। छत्तीसगढ़ में भी ये मैचिंग नहीं मिलता है। अगर हम हल्बा की बात करें, केवल बस्तर की ही बात करते हैं, और हल्बा की बात करें तो हल्बा ट्राइब हमेशा भद्रा से अलग होगा और जो वहाँ का गोंड ट्राइब है वो हमेशा दोरला से अलग ही माना जाएगा। वैसे छत्तीसगढ़ में पंडो ट्राइब और कोरवा ट्राइब में अंतर आ जाता है। वैसी अगर हम हिमाचल एरिया पे टोडा ट्राइब की बात करते हैं तो वो भी छत्तीसगढ़ से बहुत अलग होगा। तो जो जियोग्राफिकल एरिया है वो उनके रहन सहन और खान पान ये पूरा बदल देता है। और यदि हम इनके खान पान की बात करें, बस्तर के जो आदिवासी क्षेत्र हैं या फिर वहाँ के रहने वाली जो जनजातियाँ हैं, तो इसके बारे में बताइए। आदिवासी समुदाय हमेशा प्रकृति से बहुत जुड़ के रहती है जी, और प्रकृति जो उनको खुशी से देती है या वो ऑटोमेटिकली जो वहाँ जल जंगल ज़मीन से जो ले पाते हैं वो उन्हीं के फूड हैबिट में शामिल होता है। जैसे कि अगर जैसे वो करील हो गया, ठीक है, हम उसको कहीं बस बास्ता बोलते हैं। बस्तर में उसको बास्ता बोला जाता है, यहाँ उसको नॉर्थ छत्तीसगढ़ में करील बोला जाता है। तो ये फॉरेस्ट फूड ही है जो जंगल से मिलता है। वही अमेरा जैसा चीज़ हो गया या बोहाड़ भाजी, ऐसा ट्रेडिशनल नेम ही बता रही हूँ मैं उसका, बॉटनिकल नेम पे नहीं जा रही हूँ। और यहाँ जैसे जंगलों में मिलता है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में पकरी हो गया, पकरी बोलते हैं, उसका अचार वगैरह भी बनता है। तो जो भी जंगल में मिलता है और खुद अपने आप मिल जाता है, उनको ज़्यादा कल्टीवेट या फार्मिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, वही चीज़ वो अपने खाने में शामिल करते हैं। जैसे कि नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, एक एग्रीकल्चरल ट्राइब है जो खेती करता है, बट साउथ बस्तर में वो फॉरेस्ट ड्वेलर ट्राइब है जो जंगल में रहता है। जंगल में जो मेन फूड होगा तो वो क्या होगा, तो वो होगा जैसे मड़िया, जिसको कल्टीवेट करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप जंगलों में आ जाता है क्योंकि वहाँ की ज़मीन भी ऐसी है कि वो फार्मिंग नहीं हो सकती। वहीं पास जो मेन फूड है छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, वो राइस हो जाता है। गेहूँ बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो राइस हो जाता है। तो खाने का जो चलता है, उनका जो चलन है, आम चलन जो होता है, जहाँ जो उपलब्ध है वही उनके मेन फूड में आता है। मैडम, अब आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि जनजातियों की जो सामाजिक रीति रिवाज है वो किस तरह का है। मुझे अंकिता, मुझे ना इनका जो ट्राइबल कल्चर जो है, जो सोशल कल्चर है इनका, ये हमेशा बड़ा अट्रैक्ट करता है। अच्छा। क्या वो मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगी, जैसे जो आर्यन है या जो हिंदू कल्चर है उससे थोड़ा सा डिफरेंटली जाता है। जैसे हमारे ट्राइबल कल्चर में कभी भी सती प्रथा नहीं था, ठीक है, और इस पे स्टार्टिंग से ही विधवा विवाह प्रथा था। जो विधवा है वो भी शादी कर सकती है और जो मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है वो भी शादी कर सकती है। मतलब वो एक टाइम के बाद अगर उसको लग रहा है उसकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो वो डाइवर्स भी ले सकती है, लेकिन ये हमारे हिंदू कल्चर में नहीं रहा है। तो ये सोचो कि ये मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, कि मतलब वो हम इसको मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी से कंपेयर कर सकते हैं। आज के डेट में हम इनको कैलकुलेट करते हैं कैसे कि इनका बहुत बैकवर्ड है, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, मॉडर्नाइज नहीं है, लेकिन अगर इनका सोशोलॉजिकल स्टडी किया जाए
और इनके सोच को थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि आप उसको डॉक्यूमेंट करो और लोगों तक लेके जाओ, तो पता चलेगा कि ये बहुत ही सिविलाइज्ड है ना, बहुत ही सिविलाइज्ड है कि अपने बेटियों को भी उतना ही वैल्यू देते हैं, बेटों को भी उतना ही वैल्यू देते हैं, और दोनों को इक्वल रहते हुए एक अच्छी सोशल लाइफ जीने के लिए जो अपॉर्चुनिटी समाज देना चाहिए जिसको, वो हमेशा से ही देता आया है। किसी भी प्रकार का प्रोहिबिशन नहीं है महिलाओं को लेके और पुरुष को लेके, इक्वल राइट्स है दोनों का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर 1947 जब वो बनना स्टार्ट किया हमारा संविधान, तब ये राइट्स मिले हमको संविधान से। लेकिन ये तो ओरली दिए हैं, मतलब मौखिक रूप से, कि मैं अपनी बेटी को अगर वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है तो दूसरी शादी करने का परमिशन देता हूँ, या फिर मेरी बेटी अगर विधवा हो गई है तो दूसरी शादी कर सकती है जी। तो ये बड़ा अच्छा सा है ट्राइबल समाज में, मतलब इनका जो सामाजिक रीति रिवाज है ये काफ़ी एडवांस है, मैं तो बोलूँगी सिविलाइज्ड है जी। बिल्कुल सही। अब आप हमें जनजातीय महिलाओं की स्थिति के बारे में बताइए। अब फिर मैं यहाँ पर कंपेयर करना चाहूँगी जी, वो ऐसे कि अगर मैं ट्राइबल समाज में महिलाओं की स्थिति देखूँ तो कोई भी आदिवासी परिवार ये नहीं कहता कि मुझे बेटा ही होना चाहिए। डेफिनेटली वो पुरुष सत्तात्मक होता है, हर आदिवासी समाज पुरुष सत्तात्मक ही होता है, लेकिन माता की उतनी ही पूजा होती है। जैसे कि ठीक है, अगर हमारी बेटी हो रही है, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, एक्सेप्टेड है। लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगा आपको ट्राइबल समाज में कि मुझे बेटा नहीं है तो मैं भ्रूण हत्या करूं या बेटी को मरवा डालूं या फिर उसका जेंडर आइडेंटिफिकेशन कराऊं, कुछ टेस्ट कराऊं। ये हमारे ट्राइबल समाज में नहीं है, ये बहुत अच्छा है। और इक्वली बेटी को भी वही वैल्यू देते हैं जो लड़कों को देते हैं, क्योंकि हमेशा आप देखोगे अगर सेक्स रेशियो की बात करोगे तो ट्राइबल समुदाय में ही 1000 मेल में ये कोंडा गांव का जो सेक्स रेशियो है, जो पूरा ट्राइबल एरिया है बस्तर का, जो पूरे छत्तीसगढ़ को क्या पूरे इंडिया को डोमिनेट करता है कि यहाँ लड़कियों की आबादी बहुत अच्छी है। तो ये कितनी अच्छी बात हुई जी। और अगर हम इंडिया का सेक्स रेशियो पे जाएं या छत्तीसगढ़ का ही ओवरऑल सेक्स रेशियो पे जाएं तो यहाँ लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ट्राइबल समाज को छांट लें तो वहाँ लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है जी। तो बड़ी अच्छी सामाजिक स्थिति है इनकी जी। ये तो हो गई महिलाओं की स्थिति के बारे में, अभी आपने हमें बताया। अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा का स्तर जो है वो क्या है। अगर शिक्षा की बात करें तो अब यहाँ हमको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ जाता है, और ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी भी पूरे छत्तीसगढ़ में अगर ट्राइबल वुमेन की बात करें तो कुछ एरिया पे, मैं एरिया का नाम नहीं लूँगी, वहाँ आदिवासी महिलाओं की शिक्षा 35% 45% भी है, जो मतलब इंडिकेट कर रहा है कि कितना खराब स्थिति है। और अगर महिलाओं की स्थिति ऐसी रहती है तो समाज कभी पूरा विकसित तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और जब पूरा परिवार पढ़ता है तो पूरा समाज पढ़ता है, ठीक है। तो ये विचारणी है कि आज भी न तो क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन है और न ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और एजुकेशन का स्टैंडर्ड को तो हम कैटेगराइज कर ही नहीं सकते। तो इस पे काम करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट या फिर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सबको मिल के ट्राइबल एजुकेशन पे काम करना ही चाहिए। ट्राइबल वुमेन एजुकेशन प्लस वुमेन एजुकेशन कॉमन, सभी जगह वही समस्या है, लेकिन ट्राइबल एरिया पे कुछ ज़्यादा ही है जी। जैसे कहते हैं ना, एक महिला पढ़ती है तो उसकी मतलब पूरा एक पीढ़ी वो पढ़ा लेती है। पूरा पढ़ता है। लेकिन जब एक पुरुष पढ़ता है तो पुरुष पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है जी। मैडम, अब हम बात करते हैं इनकी लोक संस्कृति की। हम जानना चाहेंगे, आप जिस पर रिसर्च की हैं, आपने ऐसा काफ़ी कुछ देखा होगा उनके लोक संस्कृति के बारे में, कैसे वो लोग सांस्कृतिक जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में बताइए। लोक संस्कृति में मुझे जो बहुत ही आकर्षक लगता है वो मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ कि अक्सर क्या होता है, ऋषि मुनि शांति की तलाश में हिमालय जाते हैं,
तपस्या करते हैं और ब्रह्म ज्ञान होता है और मोक्ष मिलता है। जी। लेकिन मैंने देखा है कि आदिवासी समाज मतलब ये चीज़ उनके प्रैक्टिस में है, बाय बॉर्न उनके लाइफ का वो हिस्सा है। अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो आदिवासी है वो मृत्यु जैसा सच को एक्सेप्ट करके जीता है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको मुरिया ट्राइब के बारे में। मुरिया ट्राइब क्या करता है कि अपने लिए जब वो मृत हो जाएगा तो मृत होने के बाद उसके कब्र में कौन सा पत्थर गड़ेगा, ये जीते जी वो सेलेक्ट कर लेता है। अच्छा। ठीक है। और उस सिलेक्शन पे, उस पत्थर पे, बड़े से पत्थर पे वो अपनी लाइफ स्टोरी को एक पेंटिंग के जरिए वो ड्रॉ कर लेता है। कि जैसे अगर मान लो मैं मुरिया जनजाति से हूँ, तो अगर मुझे अपने लिए कोई पत्थर चूज़ करना है कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र में ये पत्थर आना चाहिए, तो मुझे अगर गाना गाना बहुत पसंद है या बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, तो मैं अपने पत्थर में वो बांसुरी ड्रॉ कर लूँगी खुद के साथ, खुद का कोई प्रतीकात्मक रूप बना के बांसुरी पकड़ा दूँगी कि मुझे ये पसंद था। तो देखो, मौत से हर इंसान डरता है, लेकिन वो जीते जी उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वहीं पास देखो कि कितने धूमधाम से बाजा गाजा के साथ लोग विदाई देते हैं, लोग जाते हैं, उनको बरियल करते हैं, उनका कब्र में दफन करते हैं। ये जो चीज़ है, जो ऋषि मुनि हिमालय में जाके जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो उनको जन्मजात उनके खून में है। नहीं तो कहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि मरने से पहले मैं तैयारी कर लूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मतलब बड़े आराम से स्वेच्छा के साथ जैसे जीवन जीना सच है, वैसे मृत्यु एक परम सच है, उसको अपना लिया जाए बिना किसी साहित्यिक नॉलेज के, बिना किसी गुरु के और बिना किसी वेद को पढ़े हुए ये चीज़ अपनाया जाता है। तो सोचो कि वो कितना प्रैक्टिकल है। जी। एक दूसरी घटना थी जो मेरे सामने हुई। मैं अबुझमाड़ एरिया पे थी जी। एक ट्राइबल महिला आई अपने बच्चे को लेके। वो 1 महीने का ही बच्चा था, मर चुका था वो, लेकिन उसको शायद मालूम नहीं था। वो हॉस्पिटल में अपने बच्चे को दी और एकदम शांत बैठी है। जब हमने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो बोली मेरा बच्चा मर गया है। और बच्चा मरने के बाद भी उसके चेहरे में एक अलग सा पीस था। ठीक है। और जब हम लोगों ने पूछा कि अच्छा तुमको दुख नहीं हो रहा है, तो उसने एक रिप्लाई किया कि मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में था, मेरे हाथ में था कि मैं उसको पालती, लेकिन ऊपर वाला उसको ले गया, तो मैं कैसे रो सकती हूँ और क्यों रोऊंगी। अच्छा। इतना ही दिन तक का साथ था। तो सोचो, ये घटना मुझे तब एहसास दिलाता है कि मतलब अगर आदमी सच को स्वीकार कर ले, तो उसके लिए किसी विपरीत से विपरीत परिस्थिति को डील करना कितना इजी हो जाता है। बस्तर के आदिवासियों के लोक संस्कृति के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। अब हम इनकी धार्मिक अनुष्ठानों पर चर्चा करते हैं। धार्मिक मान्यता मैं इस पे पंडो ट्राइब की बात करूँगी। जी। ठीक है। लोग एक्चुअली क्या है ना, हमारे जितने भी धार्मिक रूल रेगुलेशन है, ये बड़े साइंटिफिक रहे हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब हम दिवाली के समय पे पटाखे फोड़ते हैं, तो पटाखे जो होते हैं ना, बारूद, वो जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। हाँ। और फसल को भी सुरक्षित रहते हैं। तो जिस समय जब त्यौहार मनाया जाता है, उस समय का जो वहाँ का बायोलॉजिकल सिचुएशन होता है, तो हमारे मतलब कल्चर में जो त्यौहार का और बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स वगैरह का या सिचुएशन का एक बड़ा गहरा सा संबंध रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आदिवासी समुदाय थोड़ा सा पिछड़ जाता है, और इसको चूँकि वो पूरा भगवान से या देवता से जोड़ लेता है, तो जोड़ लेने के बाद मतलब उसका साइंटिफिक वैल्यू को नहीं समझ पाता। ये हमने देखा कोरिया के पंडो ट्राइब में, जो क्या करते हैं, जब पीरियड आती है लड़की के लिए, तो घर का पिछला दरवाजा, पिछला जो दीवार है, उसमें छोटा सा होल कर देते हैं। अच्छा। जहाँ से वो लड़की पीरियड के टाइम पे निकल सके, और दूर जगह पे उसके लिए घर बना देते हैं कि वो पूरा पीरियड के टाइम तक वो वहीं रहे, वहीं नहाए, वहीं खाए, किसी के टच में ना आए, घर के टच में ना आए। और अगर घर में आना भी है तो वही छोटा सा एकदम जो वॉल पे जो गड्ढा कर दिए रहेंगे, हाँ। वहाँ से घुस के आएगी। मेन गेट से वो नहीं जा पाएगी। अगर वो मेन गेट से जाएगी तो देवता नाराज हो जाएंगे।
ठीक, ये समझाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप पीरियड के टाइम पे लड़कियों को बहुत अच्छा खाना दो, ठीक है, उनका हाइजीन का ख्याल जी। रखो, और ये जो बार बार झुक के जो चलना है, पीछे से अंदर जाना है, इन सबको थोड़ा सा कंट्रोल करो, रेस्ट्रिक्ट करो। यहाँ उनका वैसे ये स्पेसिफिक कल्चर है, लेकिन अगर इनके में अवेयरनेस की कमी है, जी अवेयर नहीं है, तो हम लड़कियों का हेल्थ स्टेटस तो हम देख रहे हैं जी। कि जितने पंडो ट्राइब हैं, कोरवा ट्राइब हैं, बस्तर के भी बहुत सारे ट्राइब हैं, उनके ऐसे ऐसे रिचुअल होते हैं, कुछ ऐसे रिचुअल हो जाते हैं जिनके चलते हेल्थ पे असर करता है जी कि वो एनीमिक हो जाती हैं, डेफिशिएंसी होता है उसमें, और समय से पहले मर भी जाती हैं, कई केस तो ऐसे भी हैं। जी तो धार्मिक अनुष्ठान पे रिसर्च करते हुए थोड़ा सा गवर्नमेंट को ना इस पे अवेयरनेस का काम करना चाहिए, अपने हाथ में लेते हुए कि वो उनको अवेयर करे कि साइंटिफिकली क्या है। आप यही काम को करते करते हुए कितना उसको साइंटिफिक बना सकते हो। जैसे ठीक है, अगर आपका एक बिलीव है कि आप पीरियड के टाइम पे लड़कियों को दूर में रखते हो, हाँ ठीक है, आप दूर में रहो, लेकिन उसका हाइजीन मेंटेन कीजिए, उसका हेल्थ का ख्याल रखिए, और थोड़ा सा उनको जितने भी न्यूट्रिटिव फूड आइटम हैं सब प्रोवाइड कीजिए। तो इन सब करते हुए सारा अनुष्ठान चलेगा। जैसे कई जगह पे होता है बलि प्रथा जैसी हाँ चीज़, हाँ बलि जी प्रथा वाली चीज़ होती है। तो अगर हम इसको भी लेके जाएं तो साउथ बस्तर में तो हमको गाय भैंस बकरे की सबकी बलि, मुर्गा वगैरह सबकी बलि देखने को मिलता है, ठीक है। जी लेकिन अभी तो बलि एक्चुअली बलि का मतलब तो ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में डिफरेंट है। बलि मीन्स होता है खुशी से दिया गया चढ़ावा। बलि मीन्स कभी भी वो एनिमल हंटिंग ये सब कुछ कभी नहीं रहा हमारे इंडियन हिस्ट्री में। जी अब बदलता जा रहा है, लेकिन अब सब बलि की ओर चले जा रहे हैं। इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, सीधा गुनिया का होता है कि 2-4 बकरा चढ़ा दो, 2-4 मुर्गा चढ़ा दो। जी तो मुझे लगता है कि इस पे एक स्टडी करने की ज़रूरत है, और एक एक ट्राइब पे स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि हम अवेयरनेस का कुछ काम कर सकें। मेरा जो रिसर्च कहता है वो ये है कि जो रिलीजियस बिलीव है या फिर जो धार्मिक अनुष्ठान या मान्यता है, वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जी थोड़ा इसमें साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए। जी। अभी आपने बताया ट्राइब्स की जो धार्मिक अनुष्ठान हैं इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारियाँ दी। मैडम, आप मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप रिसर्च कर रही थी तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो मेरा सबसे पहले ये रहा कि लैंग्वेज, जी भाषा तो हिंदी सभी जगह नहीं आता, हाँ और जो रीजनल लैंग्वेज हो जाता है, जिसको लैंग्वेज नहीं बोलेंगे उसको डायलेक्ट बोलेंगे, लोकल भाषा, तो उसकी वजह से हमेशा हमको इंटरप्रेटर रखना पड़ता था। तो हमको ये डिपेंड रहना पड़ता था कि अच्छा इंटरप्रेटर ने जो ट्रांसलेट किया है वही सही है या इसके आगे भी कुछ और है। तो ट्राइबल्स बोलते कुछ और थे, वो समझता कुछ और था, फिर उसके बाद समझाता हमको कुछ और था। तो ये जो वाया हमारे पास जो नॉलेज पहुंचता था ना, उसकी वजह से मतलब बहुत कुछ बेकार हो जाता है। फिर ऐसा था कि जो इंटीरियर विलेज में जाना, ये अभी भी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ लोग पहुँच नहीं पाए हैं और रिसर्चर भी नहीं पहुँच पाए हैं, और इतना हिडन जेम्स है, हर बार नया इन्वेंशन हो रहा है। हर बार इतने दिन तक हम जानते थे कि एक वाटरफॉल है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटरफॉल और ऊंचा वाटरफॉल तीरथगढ़ है, ठीक है। अभी लास्ट ईयर ही कोरोना के टाइम पे एक वाटरफॉल सर्च हुआ है जो जसपुर पे है, मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो नया वाटरफॉल आ गया जिसकी हाइट समथिंग 450 मीटर अराउंड है। तो अब देखो कि इंटीरियर विलेज इतने हैं और गांव में इतने ट्राइबल इंटीरियर में इतने ट्राइबल लोग रहते हैं जहां पहुंच ही संभव नहीं है। हम तो ऐसे लोग भी देखे हैं 2-3 साल पहले जो एकदम आउट पे टॉपलेस रहते हैं महिलाएं, जी मतलब जिनके जो साड़ी जो नहीं पहन पाते हैं, उनका एक अलग ही ड्रेस है, जहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं जाता है, ठीक है, जहाँ मतलब ऐसे पिच रोड नहीं मिलेंगे जहाँ इजीली गाड़ी चले जाए। तो ऐसे भी एरिया हैं, अगर ये सब चीज़ एक्सप्लोर हो तो बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी संस्कृति के बारे में हमको पता चलेगा। जी।
और इससे साइंटिफिक नॉलेज ही होगा। जैसे एक बात बताती हूँ अंकिता में, जी। जो छत्तीसगढ़ के आर्ट को ही रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनली, डोकरा आर्ट, अच्छा। आप सुने होंगे जी, नाम, जी। जिसका नाम बेल मेटल आर्ट ही होता है। तो ये क्या है, ये ब्रॉन्ज एज का है। ब्रॉन्ज एज मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पहले वाली कल्चर, ठीक है। अच्छा। जो आज भी यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है, वो समझो घर में ही 5000 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करता है। कैन यू इमेजिन कि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके लिए मतलब अलग से प्लांट लगता है, जी। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, लेकिन वो घर में ही उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ब्रॉन्ज को पिघला के आर्ट बनाता है, ठीक है। और ये मतलब मुझे नाम याद है डॉक्टर जयदेव बघेल जी का, अच्छा। जो इंटरनेशनली बेल मेटल आर्ट को रिप्रेजेंट किए हैं। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो एक ही दिन स्कूल गए थे पहली कक्षा में, अच्छा। और वो अपने फील्ड के डॉक्टरेट हैं, मतलब सरकार ने उनको डॉक्टर की उपाधि दी है। तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने कितना डिवोट किया बेल मेटल आर्ट को लेके। तो ऐसे हमारी बहुत सारी कलाएं हैं जिनको विश्व स्तरीय एक पहचान की ज़रूरत है। जी। विश्व स्तरीय तो बाद में हो जाता है, नेशनली और स्टेट वाइज ही पहचान की ज़रूरत है। वैसे देखिए तो हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सारी हैं, जैसे सरगुजा का रजवार कला, जी। मिट्टी कला देख सकते हैं। और मतलब इधर कोसाली साड़ी, हाँ। जिसको हम पाटा साड़ी भी बोलते हैं। अच्छा। थोड़ा और लोकल डायलेक्ट में बोला जाए तो इसको मायका पर भी बोलते हैं। अच्छा। ये सब साड़ियाँ लुप्त होती जा रही हैं। जी, जी। तो इसका जो जगह है वो कौन सी साड़ी ले रही है, ये नायलॉन की साड़ी, पॉलिस्टर की साड़ी, ये सब जिसकी कोई बोल सकते हैं एज नहीं है। जी। एक्चुअली ट्रेडिशन तो हमारा यही है, हाँ। कौसाली साड़ी। जी, जी। तो अब यहाँ लुप्त हो गया है। हाँ, तो इन सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। वापस इन सभी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेरोजगारी कहाँ आती है, अगर ट्राइबल एरिया पे जो उनका आर्ट एंड कल्चर है उसी में उनको वॉलेंट्री ट्रेनिंग दे के अगर सेल्फ डिपेंड किया जाए, या कुछ ऐसा स्टार्टअप किया जाए कि जो उनको आता है हम आपको वही चीज़ और अधिक अच्छे तरीके से और उसी चीज़ की मार्केटिंग देते हैं, तो फिर बेरोजगार क्यों रहेंगे, जी। या वो फिर केवल लेबर का काम क्यों करेंगे। और अगर उनके पास अपने आर्ट को लेके ही पहचान रहेगी और वो उसी चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे, तो पैसे की भी तकलीफ नहीं नहीं होगी। होगी। और जब हाँ। पैसे की तकलीफ नहीं होगी तो मेरे ख्याल से एजुकेशन अपने आप में अच्छा होगा, हाँ, सही। लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप में अच्छा होगा, जी। और वो आर्ट एंड कला जो भी है वो भी जिंदा रहेगा। जैसे जो चीज़ें विलुप्त होते जा रही हैं उसको खुल कर के सामने लाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़रूरत है इसके लिए। जी। और मतलब हम एक्चुअली सिविलाइजेशन का मतलब, अगर सिविलाइज्ड ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम पुराने किसी भी चीज़ को भूल के आगे बढ़ें, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि अगर कुछ खराब है हाँ। तो उसको सुधार कर लो या छोड़ दो, लेकिन जो अच्छा है उसको लेके चलो। जैसे कि सती प्रथा थी हाँ। हमारे देश में, हाँ, हाँ। लोगों ने फाइट किया, अब वो प्रथा नहीं है, अब वो छूट गई, अब आगे आएगी। कुछ ऐसी प्रथा थी जैसे घैटी पौनी प्रथा थी छत्तीसगढ़ में ही। घैटी पौनी प्रथा एक सामाजिक प्रथा थी जिसमें क्या होता था कि राजा को टैक्स के रूप में जो आदिवासी समुदाय के कुछ लोग थे वो अपनी पत्नी दे दिया करते थे कि आप रख लो और इसके बदले हमको इतना पैसा दे दो। अच्छा। ठीक है। या वो राजा से या साहूकार से कोई कर्ज लिए रहते थे, उसको चुका नहीं पाते थे, तो वो अपनी पत्नी दे देते थे। तो ये सब खराब प्रथाएं थी जी। जिस पे काम हुई है हाँ, हाँ। और उसको छोड़ा गया है, छोड़ के नए तरीके से सीखा गया है सभ्यता। तो फिर बात यही है कि जो कल्चर है, जो अच्छा चीज़ है, उसको हमको आगे लेके जाना है। जैसे बेल मेटल आर्ट हो गया, रजवार कला हो गया, क्ले आर्ट हो गया, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट हो गया, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो रॉ फॉर्म में बनती हैं। जी। तो उनको आगे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिटी है। और अगर हमारे पूरे कल्चर में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हाँ। कल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पूरा प्रकृति से जो चीज़ पेड़ पत्ते पौधों से तैयार होके नया आर्ट बनाने की है, जैसे बांसुरी जी। बैम्बू से ही बनता है हाँ, ना। हाँ।
वो गिटार वगैरह बाद में आया। जी। ठीक है, जल तरंग वगैरह जो बनाते थे, म्यूजिकल वाटर इंस्ट्रूमेंट ही है ना वो। अभी भी जो सूपा से बजाते हैं, जसगीत वगैरह जाते हैं, जी। या मटकी बजाते हैं, ठीक है, या घुंघरू या झांझ बजाते हैं, ये सब तो हमारे और इनका रिदम सुनो, ये किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गिटार या फिर कुछ कैसियो वगैरह से कम नहीं है, अपने आप में सफिशिएंट है। तो अगर इस चीज़ को भी अपना के बढ़ावा दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट हो पाएंगे, उनका इनकम आएगा, और जब उनको इनकम आएगा तो यही चीज़ अच्छा रह जाएगा ना जी। फिर इसको लुप्त हो जा रहा है, बचाने की अलग से कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, ये कल्चर में ही आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना डॉक्टर आस्था महंत जी को, जो आपको विभिन्न विषयों पर, विभिन्न जो हमारे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति है, शिक्षा का स्तर है, महिलाओं की स्थिति और सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न विषयों पर आप सबको परिचित कराया। हम मैडम का बहुत धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद अंकिता।